हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसा चल रहा है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रक्षित, संजना, सरिता, मुकुल, प्राची, किरण, यादव, पीयूष, प्रद्युमन, नारायण पाल, साहिल ठाकुर, यशस्वी सैनी, सनद खान, आर्ची, मुस्कान, डीजी, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है, कैसे चल रहा है भाई आप लोगों का ब्रिज कोर्स। हाँ जी, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। कैसा चल रहा है आप लोगों का ब्रिज कोर्स भाई। यस यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है यार, क्या जोश है, क्या बात है यार, मजा आ गया। चैट बॉक्स में एक बार यार आग तो लगना बनती है लग सकती है क्या आग। चैट बॉक्स में आग लगा सकते हो क्या। कोई कमेंट ऐसा जाएगा जब कोई बिना आग वाला हो। मजा आ जाना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, तुषार, मोहित, आर्या, राधिका, निकिता, जिज्ञासा, रमेश, तिशा, श्रेया, प्रद्युमन। अच्छा, प्रद्युमन भी आ गया है क्या बैच में, क्या बात है। लतीफ, पूजा कुमारी, तनिषा, नेहा, तुषार, आफरीन और ऑल राइट, रैदम मोरे, सुहानी सिंह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई ये बताइए सबसे पहले, आप लोगों का जो ब्रिज कोर्स चल रहा है उसमें आप लोगों को कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कैसे हमको आगे चलना है, कैसे हमको अपनी कार्यक्रम को बढ़ाना है। यस, कितनी अभी क्लासेस हुई हैं आप लोगों की, अभी तक आप लोगों की कितनी क्लासेस हुई हैं। यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कितनी क्लासेस अभी तक आप लोगों की हुई हैं। हाँ जी, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तुम लोग तो गजब फायर आदमी हो यार, बड़ी एनर्जी है तुम लोगों के अंदर तो है। 5, क्या बात है। तो पांचों क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, क्या हुआ है। तो कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं लगभग। पहली क्लास मेरी थी जहां मैंने आपको बहुत सारा आपका डायरेक्शन दिया था, आपको समझाई थी चीजें को, राइट। तो वो क्लास तो मेरी थी और मेरे ख्याल से आज ये फिर मेरी 6वीं क्लास है ना। तो मेरी आज जो क्लास है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि आज मैं चर्चा करूंगा अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री को लेकर, कैसे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे इस एग्जाम के लिए। तो देखो यार, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर लोग इससे भागते हैं कि अरे यार सर, ये तो बहुत रेक्टोफिकेशन वाला चैप्टर सब्जेक्ट है, बहुत रटना पड़ेगा। नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इस सब्जेक्ट से प्यार कर बैठो। अभी तक आपके जो भी यहां पर सीनियर्स रहे हैं या फिर आपसे पहले जो बैचेस में थे, चाहे वो 27 के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 28 के स्टूडेंट्स हो, राइट, उन्होंने तो यही कहा है कि सर प्यार करवा दिया आपने हिस्ट्री से। और बस शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, है ना। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो शुरू करें भाई अपने आज के सेशन को। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। विजय, ओके। सो विजय एंड टू ऑल ऑफ देम हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं पीडब्ल्यू के साथ वैसे तो पिछले 6 सालों से एसोसिएटेड हूं। एंड ऑफ कोर्स मैं इससे पहले ऑफ कोर्स 6 साल यहीं पर हो गए हैं मुझे। एंड मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। एंड मेरे बारे में बस मैं सोचता हूं कि मेरी पढ़ाने के बाद इंट्रोडक्शन मेरा अपने आप लोगों से हो जाएगा। तो अपने बारे में बताने से अच्छा ये है कि अपने काम के बारे में बताया जाए और फिर शायद आप लोग जो है खुद ब खुद जो है मुझे जान लोगे। तो काम बोलना चाहिए, है ना, नाम अपने आप बोलेगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को, इस लेक्चर को, और शुरू करते हैं अपनी आज की बातें को। ठीक है, मैं कहां से हूं, मैं झांसी को बिलोंग करता हूं, मैं झांसी से बिलोंग करता हूं। रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो रेगुलर क्लासेस की शुरुआत आपकी आई थिंक जून ऑनवर्ड्स हो जाएगी। तो अभी आप लोगों का ये पूरा मंथ है जहां पर आपको कुछ और क्लासेस मिलेंगी। ये ब्रिज की इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, इसको ओवरलुक मत करिएगा, इनको हल्के से मत लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये अभी आपका एक टेम्पो बिल्ड कर रही है ना, थोड़ा सा आप मोड में आ रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो भाई देखिए, हमारा जो आज का यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो समझेंगे हिस्ट्री को और डिकोड करेंगे अपनी आज की इस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को। तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए। यहां पर मटेरियल कब पहुंचेगा सर, लतीफ, जितने भी उनका मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचा है पहुंच जाएगा।
डोंट वरी, टाइम लगता है, कभी कभी डिले हो जाता है, बट यू विल गेट इट, है ना, यू विल गेट इट। चलिए चलिए ठीक है, बैग एंड एनसीईआरटी बुक्स नॉट डिलीवर्ड हो जाएगी, जिसकी भी नहीं है वो डिलीवर हो जाएगी। चलिए, तो जो लोग यहां पर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं प्लीज आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, और स्कैन करने के बाद आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। मेरी और भी जो क्लासेस है उसके बारे में आपको उसमें पता चल जाएगा। चलिए शुरू करता हूं। तो सबसे पहली बात है, देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री, मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों इस हिस्ट्री के टॉप सब्जेक्ट पे हम लोग देखेंगे तो एक वास्ट सब्जेक्ट होता है, और इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको पढ़ने पड़ते हैं 6 सब्जेक्ट। देखिए, तो एक सब्जेक्ट जो होगा जिससे हम शुरुआत भी करेंगे, दैट विल बी एंशिएंट हिस्ट्री, दैट विल बी एंशिएंट हिस्ट्री। जो अगला होगा दैट विल बी मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। फिर आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। देन उसके बाद आपको मिलेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। देन उसके बाद आपको मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड देन आपको मिलेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमारे पास ये सारे पोर्शंस रहेंगे। अब समझिएगा कि मैं आपको जब ये सारे पोर्शंस पढ़ाऊंगा तो इसमें से पहले तो प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मैं आगे पी लिख देता हूं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो अगेन यहां पर भी आप देखोगे तो हियर ऑल्सो ये आपके प्रीलिम्स और कुछ हद तक मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम गोज विद मॉडर्न हिस्ट्री, ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद आर्ट एंड कल्चर, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हो और ये जो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस और यहां पर ये जो पोर्शन है ये वाला, यहां से सवाल आपके मेंस में आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब चीजें प्रीलिम्स में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ पोर्शन होता भी है, ठीक है, तो वो कभी कभी आपका पॉलिटी के एस्पेक्ट में कवर हो जाता है, कहीं इकोनॉमी में कवर हो जाता है, वहां सब आता है। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेंस यहां से आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई कि हम लोगों को एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर पे हमारा स्ट्रैटेजी भी ये रहने वाला है। वील स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री, we'll pick up medieval history, we will then go for modern और we will pick up art and culture and then उसके बाद हम मॉडर्न को शुरू करेंगे, ठीक है। यहां तक इसे समझ में आ गया सब लोगों को। सब इसे लिखना है। देखिए मैं आप लोगों को पहले एक बात बोल देता हूं, कुछ चीजें जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उसे लिखने की जरूरत है नहीं। आप लोग चाहें कि इसको बाद में रिवाइज करना है, थोड़ा ध्यान रखना है क्या सर ने क्या बताया था, तो हल्का फुल्का नोट कर लीजिए, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा ये तो बस आप लोगों के नॉलेज के लिए है कि आप लोगों को याद रहे कि हमें किस पोर्शन पे फोकस करना है, किस पे नहीं। तो प्रीलिम्स के अंदर हमको ये और मेंस के अंदर भी इन पे फोकस करना है। नाउ लेट मी टेल यू कि कितना फोकस करना है ना, लेट मी टेल यू। तो देखो यार, फोकस इतना करना है कि अगर मैं आपसे बात करूं मेंस के अंदर, तो मेंस के अंदर देखो मैं ज्यादातर बातें मेंस की करता हूं, मेरी एक ये आदत है, क्योंकि प्रीलिम्स इज अ एग्जाम जो सिर्फ छटनी करने का एग्जाम। प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो ये कहता है कि स्टूडेंट से कि तुम्हारी अभी तैयारी सफिशिएंट नहीं है, तुम अभी और तैयारी करो। और जो इसको क्लियर करते हैं प्रीलिम्स को, वो मेंस लिखने पहुंचते हैं, ठीक है। तो मेंस एक्चुअली एग्जाम होता है नौकरी का, क्योंकि उसका नंबर मेरिट में जुड़ता है। प्रीलिम्स में आप 100 में से 200 में 200 भी ले आओगे तो भी उसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, हमें बस कट ऑफ क्लियर करनी है उसमें, ठीक है। तो मेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसका नंबर मेरिट में काउंट होता है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है ये बात, ठीक है। तो मेंस के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री का पोर्शन जो है, आपका एक पेपर होता है जीएस का, जीएस पेपर 1, ठीक है। जीएस पेपर 1 में दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सर हिस्ट्री का पोर्शन, एक होता है सर ज्योग्राफी का पोर्शन, और एक होता है सर सोसाइटी का पोर्शन, ठीक है। ये 3 पोर्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ इस 3 पोर्शंस में दोस्तों
आप ये समझो कि जीएस पेपर 1 में ऑल टुगेदर यू विल फाइंड 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें बाइफर्केशन कैसे होता है, कभी हिस्ट्री में 7 सवाल आ गए, कभी ज्योग्राफी से 6 सवाल आ गए, सोसाइटी से 7 सवाल आ गए, कभी ऐसा होता है ना। कभी कभी आपका ऐसा हो जाता है कि सर हिस्ट्री से बोलो 6 सवाल आए, ज्योग्राफी से 7 आ जाए और सोसाइटी 7 आ जाए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 20 क्वेश्चंस आपको जीएस पेपर 1 के अंदर देखने को मिलेंगे और 20 सवाल का डिवीजन 7 7 6 6 6 6 6 जनरली ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 सवाल एक में आ जाएंगे और बाकी से 5 5 आए, जनरली ऐसा देखने को नहीं मिला है। मतलब आप कहोगे क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर से आ जाए 10 सवाल, ज्योग्राफी से आ जाए 10 सवाल, यहां से 5 और यहां से 5। तो देखो यूपीएससी ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो ट्रेंड देखने को मिला है वो यही देखने को मिलता है कि ये लोग यहां पर 6 सवाल 7 सवाल 6 सवाल ऐसे रखते हैं। तो आज जहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं, जीएस का मतलब जनरल स्टडीज होता है, ये जनरल साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो जनरल स्टडीज की बात हो रही है। जनरल साइंस इज डिफरेंट थिंग, ये जनरल स्टडीज की बात हो रही है। हमारा डिस्कशन हिस्ट्री के पोर्शन पर रहने वाला है, ठीक है। मैं बात करता हूं आपसे हिस्ट्री की, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं मेंस में क्या पैटर्न रहता है। जो मैंने पैटर्न देखा है मेंस में, एंशिएंट हिस्ट्री से तकरीबन हमको 3 सवाल, 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। 6-7 सवाल आते हैं तो 2-3 सवाल आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन पिछली बार आप देखोगे तो यहां से 1 या 2 सवाल ही आया था मेंस के अंदर, 1 या 2 सवाल ही यहां पर इसके अंदर आया था। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो यहां पर आप देखोगे कि सर एंशिएंट हिस्ट्री को कर लो, उसको काउंट कर लो, या फिर आप उसमें आर्ट एंड कल्चर लिख दो, क्योंकि एक बार पल्लवा के आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया था, तो आर्किटेक्चर पूछ रहा है तो वो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बन रहा है दरअसल, राइट। तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ सर आर्ट एंड कल्चर से भी 1 सवाल तो आपको यहां पर देखने को मिल ही जाता है, 1 सवाल यहां देखने को मिल गया, ठीक है, 1 सवाल। और फिर मैंने देखा कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री कह लो, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री कह लो, या फिर उसको आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो हमें वहां से भी 1 सवाल देखने को मिल जाता है। तो जनरली ये पैटर्न होता है सवालों का कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा वेटेज आ गया इस बार, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसी रहेगा। ये मैं आपको खाली एक ट्रेंड बता रहा हूं कि भाई 2025 के एग्जाम में, 2025 के मेंस में ये पैटर्न रहा था कि 2 से 3 सवाल एंशिएंट के थे। अगर 2 मान लोगे आप तो 1 कल्चर के अंदर डाल सकते हो आप, 3 हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 2 सवाल आप देख सकते हो या 1 सवाल ले सकते हो वहां से, और 1 सवाल यहां पर, तो 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, इस तरह से आपको 6-7 सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरली एक ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही पैटर्न मिलेगा, ये एक सिंपल ट्रेंड है हिस्ट्री का। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेटेज है या हमें जो फोकस करना है, हमारा फोकस एंशिएंट हिस्ट्री पे पहले होना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री पे होना चाहिए, हमारा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे होना चाहिए, और हमारा फोकस आर्ट एंड कल्चर पे पहले होना चाहिए। हमको इन पे फोकस करना है। ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको पहले क्लियर हो रही है? ये बात सबको क्लियर हो रही है भाई? ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे पहले फोकस के होने चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है दोस्तों, जितना भी अभी स्केड्यूल है 1-2 बार अपडेट हुआ है, डोंट वरी, पूरा मई आपका सिंपल ऐसे ही जाने वाला है। ये सिर्फ उसलिए आपको टाइम दिया गया है कि थोड़ा सा आप समझ बूझ लो। अब ये सब चीजें मैं क्लास के अंदर बताऊंगा तो फिर आपके लिए डेफिनेटली टाइम वेस्ट होगा। अभी हम ब्रिज कोर्सेज में इनको कवर कर रहे हैं, इनको मैं डिटेल आपको दे रहा हूं ताकि जब क्लासेस शुरू हो तो वहां कोई हैम्परिंग ना हो, ठीक है? ठीक है सर, आई हैव मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग बैच। अभी हम सारी क्वेरीज देख लेंगे, थोड़ा रुक जाइए, इसको हो जाने दीजिए, फिर हम क्वेरीज को भी लेते हैं, ठीक है? चलिए, जो भी क्वेरी है दोस्त परेशान मत हो, ठीक है? हम लोग हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और जो चीजें अभी तुम्हें डाउट लग रहा है, समय के साथ वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारा फोकस सब्जेक्ट समझ में आ गया आपको। आप लोग जब शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन, व्हेन यू स्टार्टिंग आपका शुरू हो रहा है, तो आपके ये फोकस एरियाज होने चाहिए। मतलब एग्जाम में भी ये एरियाज आपके फोकस होने चाहिए। रिद्धि, आई टुक योर डाउट और आई टुक योर कमेंट, मैंने उसको भी आपको बताऊंगा, ठीक है? सो जैसे विभूति कह रहे हैं 38 बुक्स में से मुझे 20 बुक्स रिसीव हुई हैं, बाकी नहीं हुई तो हो जाएंगी, ठीक है? डोंट वरी।
मेडिवल हिस्ट्री ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैं बता दूंगा आपको, पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मेडिवल हिस्ट्री में भी क्या होता है ना, मैं भी आऊंगा, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, आइए पहले, ठीक है, आइए पहले मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक ब्रॉड आउटलाइन देता हूं। आज एक ब्रॉड आउटलाइन देता हूं, एंशिएंट हिस्ट्री का एक ब्रॉड आउटलाइन मैं आपको देता हूं। फिर हम लोग मेडिवल की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग मेडिवल की बात करते हैं, फिर हम लोग मॉडर्न की बात करेंगे। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है, एंशिएंट हिस्ट्री की जब शुरुआत करते हैं हम लोग, तो शुरुआत होती है स्टोन एज से। अभी आ रहे हैं बेटा, व्हाट अबाउट मेडिवल, मैं सबका आंसर करूंगा, मुझे बोलने तो दो, है ना। आप लोग सारे पहले पूछोगे तो कैसे काम करो, आप लोग फॉलो करो मुझे, ट्रस्ट मी, जस्ट फॉलो, है ना। अभी आप बस फॉलो करिए, ठीक है। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, तो शुरुआत होती है किससे, स्टोन एज से। हमारा पहला टॉपिक होगा स्टोन एज, ठीक है। सब लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोग आप कुछ जानते हो इसके बारे में। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट दिस स्टोन एज, पहले बचपन में कहीं कुछ पढ़ा है? तान्या मैं भी सारा एनसीईआरटी वाला, ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी आप लोग कुछ जानते हो यहां पर स्टोन एज को लेकर, थोड़ी बहुत चीजें जानते हो कि हाँ स्टोन एज हुआ करता था, है ना। एक पाषाण काल का ये पीरियड है जब हम स्टोन के थ्रू, हमें इंसान जो है स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करता था, है ना। कुछ आइडिया होगा, कुछ बेसिक आइडिया होगा कि हाँ इंसान पत्थर का खेल खेलता था, पत्थर से वो अपने टूल्स बनाता था, वो हंटिंग करता था, फूड गैदरिंग, बेसिक चीजें। स्टोन एज के बाद, स्टोन एज के बाद यानी कि यहां तक इंसान को नॉलेज किसकी है, स्टोन की है। जो पहला मेटल था, पहला मेटल जिसके बारे में इंसान को पता चला, वो था कॉपर। कौन था कॉपर, कॉपर, ठीक है। तो भाई इसके बाद जो फेज आता है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर एज। क्या बोलते हैं, कॉपर एज कहते हैं। ध्यान रखना, स्टोन के बाद पहला मेटल जो इंसान को पता चलता है वो है कॉपर एज, कॉपर। और इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसी को, चाल्कोलिथिक पीरियड या चाल्कोलिथिक एज। ये बात सबको बात समझ में आ गई। पहला मेटल जो इंसान को पता चला वो कौन सा है, वो है आपका चाल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर बोलते हैं। इसके बाद इंसान को पता चलता है किसके बारे में, इसके बाद इंसान को पता चलता है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहां पर इंसान को पता चलता है ब्रॉन्ज के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंसान को पता चला किसके बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में। अभी नोट कर लीजिए, ये हमारा फ्लो रहेगा पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के बाद हमें जानकारी मिलती है वैदिक पीरियड की। अब देखो नाम से पता चल रहा है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड का मतलब क्या हो गया, वेद। जहां पर हमको इस पीरियड की जानकारी किससे मिलती है, वेद से मिलती है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो नॉलेज हमको वेदों से मिलती है उस पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। और यहां पर हमको नॉलेज मिल जाती है आयरन की। ओए होए 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 ओए होए होए होए, तारा लगा लीजिए इसको, लगा लो तारा, बोलो तारा रारा। क्यों भाई, क्योंकि जब आयरन की खोज हो गई, पहली बार ऐसा हुआ था कि लोहे का आविष्कार हो गया था। और लोहे के आविष्कार ने पूरी दुनिया का रुख बदल के रख दिया भाई साहब, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया। अभी तक लोहा था नहीं। अब इतना बड़ा जंगल काटना है, इतना जंगल, घने जंगल काटना है यूपी बिहार के, क्योंकि बारिश बहुत होती थी। जो यूपी बिहार का जंगल है, गंगा जमुना द्वाब का एरिया है, पूरी बारिश ही पूरी नदी भयानक उफान पे। और जो जंगल होते थे बड़े, जड़ें बड़ी स्ट्रांग होती थी। तो जंगलों को काटना अगर होता था तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, लोहा चाहिए। और वैदिक पीरियड में आपको आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। और आयरन की डिस्कवरी से दो चीजें बनी, एक्स एंड प्लाऊ। और इस एक्स और प्लाऊ को फिर उसकी मदद से जंगल काटना शुरू किए। जब जंगल काटना शुरू किए तो यूपी बिहार के जंगल साफ कर दिए गए, एकदम सुपड़ा साफ, चिकने हो गए, है ना। एकदम समझ रहे, कोई आदमी एकदम सर मुंडवा ले अपना, एकदम चिकने हो गए एकदम। और जब ये चिकना हो गया, यहां हुई खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर एंड द बिगिनिंग ऑफ स्टेट सिस्टम। मैं बताऊंगा आपको। सो दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ वैदिक पीरियड। के बाद जो पीरियड आता है उसको हम लोग बोलते हैं बुद्धा जैना पीरियड। रीजन क्या है बताऊंगा बाद में आपको जब हम पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं महाजनपद पीरियड। तो ऐसे आप देखोगे तो 16, ये आईबीसी का फुल फॉर्म है दोस्त, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस एक आउटलाइन दे रहा हूं
कि हमारी फ्लो क्या रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री का, बस ओनली द फ्लो, नथिंग एल्स। सोचना ही नहीं है कि सर इसमें क्या हो रहा था, सर ये कैसे हो गया, नहीं सोचना है। अभी भेजा है ही नहीं अपने पास, भेजे को गोली मारो, धिचकियां आओ और खत्म कर दो भेजा। अभी बस समझो कि हाँ इतना हो रहा था, ठीक है। महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड के बाद आता है मौर्यास का पीरियड। मौर्य के बाद आएगा पोस्ट मौर्य का पीरियड, पोस्ट मौर्य का पीरियड। फिर आएगा आपका गुप्ता का पीरियड, और गुप्ता के बाद आएगा आपका पोस्ट गुप्ता का पीरियड, पोस्ट गुप्ता। और ये हमारा फिर उसके बाद चैप्टर यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ आ रही है? क्लियर? भेजे में कुछ नहीं है सर, बड़ी, अरे बड़ी, ओ बड़ी, ये हमारा फ्लो रहेगा बड़ी। ओके बड़ी, तो क्लास में मेरा एक बड़ी है जिसका नाम भी बड़ी है। क्लियर? एंशिएंट हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स हैं बेटे, इसके बाहर यूपीएससी आपसे सवाल नहीं पूछता है। अभी तक का पैटर्न यही रहा है। ये बात समझ में आ गई बेटा? आर्यन हम लोग बाद में देखेंगे स्टोन एज के अंदर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ये बात समझ में आ गया? अब समझिएगा इसी के पैरेलल आपको यहां पर एक चीज और मिलेगी जो कि पोस्ट मौर्य से लेकर पोस्ट मौर्य के बीच में चलती रहेगी, और वो है आपकी डीप साउथ की कहानी, एंड दैट इज द संगम एज। संगम एज, ये टॉपिक्स हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, बस दैट्स इट। ठीक है? एमजेपी इज महाजनपद, एमजेपी का मतलब है महाजनपद, महाजनपदा, महाजना पदा। अब मैंने आपको पढ़ाने के लिए सब नहीं बताया है, हमारे टॉपिक का पार्ट है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। आज का डिस्कशन का पार्ट है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। तो मैंने आपको यह बताया कि दिस इज द वे वी विल गो इन एंशिएंट हिस्ट्री। हमारा ये फ्लो रहने वाला है, हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उन पे यहां पर लेंस लगाकर जूम करेंगे, और तब तक आपको ये फ्लो पूरा जो है तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है सर? मौर्य एज नहीं बताया बेटा, ये लिखा है मौर्य। ओके अभिजीत, बटन को खोलो, बटन बटन। ठीक है, ये बटन सिर्फ उनको देखने के लिए नहीं होते हैं कि उनको देख के बस एनएसपी कर रहे हैं। एनएसपी जानते हो ना? यू गाइज नो एनएसपी? एनएसपी तो नहीं करना है, खाली इन आंखों का इस्तेमाल करिए, आंखों को खोलिए, दुनिया देखिए। मैं जानता हूं ये वो उम्र है जब हृदय जो है वो दुगनी गति से धड़कता है, ऐसा लगता है कि मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे देख रही है, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और कोई किसी को नहीं देख रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, सब सभी को देख रहे होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है ना? ठीक है, एनएसपी नहीं बता दोनों को, चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। कोई बात नहीं, चलिए बेटा, ये है आपका बुद्धिज्म जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है नेहा? बुद्धिज्म जैनिज्म। ओके कृष्णा सर, आयरन के बाद क्या बताया था आपने? आयरन, यही तक आयरन हो गया। अब आयरन के बाद क्या हुआ इस पीरियड में? आप देखोगे तो जब आयरन का फेज चल रहा है वैदिक पीरियड में, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बहुत हो गया था। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, हर चीज में वैदिक सैक्रिफाइसेस, वेदास आ गए थे, तो वेद को कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण जो है हर जगह उनका डोमिनेंस था, और उस डोमिनेंस से लोग परेशान हो रहे थे और कुछ अलग ऑल्टरनेटिव रिलीजन की तलाश में थे कि भैया हर चीज में वैदिक सैक्रिफाइस, हर चीज में ब्राह्मणों का यहां पर वो है, तो इसलिए लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, एंड हेंस द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म केम इनटू पिक्चर। राइट? हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी बस इतना नोट कर लीजिए, ज्यादा आपको एंटर करने घुसने की जरूरत नहीं है कहां क्या था, क्योंकि वो हम पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वीपी का फुल फॉर्म है अपराजिता वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का ये फ्लो आपको क्लियर हो गया।
एंशिएंट हिस्ट्री का फ्लो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो दिस इज हाउ वी विल गो थ्रू द एंशिएंट हिस्ट्री पोर्शन। क्लियर यहां तक बात? हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को इस तरह से यहां पर आगे बढ़ाएंगे। डोमिनेंस का मतलब होता है आयुष कि एक तरह से ज्यादा उनका वेटेज होना सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में वर्णा सिस्टम था, तो वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर वैश्य होते थे, फिर शूद्र होते थे। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो ब्राह्मणों का था। मतलब एक तरह से सोसाइटी में वर्णास में सबसे ऊपर वो आते थे। उनका काम वेद प्रैक्टिसेस करना था, वेद को पढ़ना था, है ना, इस तरह से ऊपर होते थे और उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते थे, जिससे लोग बाद में परेशान होने लगे और इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव रिलीजन की खोज होने लगी एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे यहाँ पर रिलीजन का उदय होता है। ठीक है, संगम एज पर लिख लो बेटा। संगम एज बेसिकली साउथ में, जो साउथ मतलब डीप साउथ में आपका तमिलनाडु, केरला, इस वाले एरिया में, वहां पर जो हिस्ट्री लिखी गई, तो वहां जितने पोएट्स थे उन सबको एक साथ बुलाया गया और उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। तो जहां पर सारे पोएट्स और इन सबका इकट्ठा हुआ तो उनको कहा गया संगम हुआ, संगम, इन सारे पोएट्स का संगम हुआ है, तो इसलिए उसको संगम एज कहने लगे। ठीक है, अभी आप लोग बस यहां पर इसको इतना ही लिख लीजिए। ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, अभी दक्षता देशवाल, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। संगम एज क्या क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको जितना बोला उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यस प्लीज, इसमें कोई इशू तो नहीं है? पोस्ट गुप्ता के बाद नहीं बेटा, पोस्ट गुप्ता के बाद नहीं है, मौर्याज और पोस्ट मौर्य अब चलते हैं। तो उसी टाइम में नॉर्थ इंडिया में मौर्याज और पोस्ट मौर्याज थे और उसी टाइम में नीचे आपको डीप साउथ में संगम एज देखने को मिलती है। संगम एज मतलब साउथ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये बैकड्रॉप रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सब आएगा बेटा, BCE का मतलब, CE का मतलब, सब चैप्टर्स में आएगा। क्लियर? चलिए, अब कहानी आती है इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की। जब मैं मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो मेडिवल हिस्ट्री की कहानी जो होती है दोस्तों, ये 1000 साल की कहानी है, तकरीबन 1000 साल। और ये शुरू होती है रफली 750 AD के आसपास से लेकर और 1750 AD तक ये चलेगी। 1750 AD तक मेडिवल हिस्ट्री, इससे पहले तक की एंशिएंट हिस्ट्री, इससे पहले तक एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री को मैं 3 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। वी विल स्टडी मेडिवल हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। ठीक, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि 1000 साल की कहानी को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला हमारा फेज होगा 750 से लेकर 1200 AD का। अच्छा, एक बात और, कभी मैं 750 की जगह 700 भी लिख दूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। किसी किताब में हो सकता है, NCERT वाला की किताब में 700 लिखा हो सकता हो किसी और किताब में 750 लिखा हो, तो ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डेट्स इतनी मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहां पर 750 से लेकर 1200 का एक फेज होगा आपका। फिर उसके बाद अगला फेज जो होगा उसको बोलते हैं 1200 से लेकर 1526 तक का फेज होगा। ये हमारा सेकंड फेज होगा मेडिवल हिस्ट्री का। और तीसरा फेज जो होगा वो होगा 1526 से लेकर 1707 तक का, या 1750 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मौर्याज मीनिंग रोजिया अभी हम लोग पढ़ेंगे मौर्याज कौन थे, है ना। जैसे आप बोलोगे खान कौन होते हैं, ऐसे बोलोगे गौतम कौन होते हैं, आप बोलोगे कि भाई शर्मा कौन होते हैं, तो वैसे ही हम लोग मौर्याज के बारे में बात करेंगे। तो मौर्याज वेर पीपल, है ना। अब उनका एग्जिस्टेंस, उनके ओरिजिन पे डाउट है, तो वो हम सब बाद में बात करेंगे, डोंट वरी। ये बात समझ में आ गया? 3 फेजेस में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हम देखेंगे नॉर्थ में क्या चल रहा था और साउथ में क्या चल रहा था, ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर भी सेम तरीका रहेगा हम लोगों का, नॉर्थ में क्या चल रहा था और साउथ में क्या चल रहा था, हम लोग दोनों देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ में क्या चल रहा था और साउथ में क्या चल रहा था, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ेंगे वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम वो डिस्कस नहीं करें। बेटा एडी का मतलब, अंशी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद क्लियर करता हूं एडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हम क्लियर कर देते हैं। एनो डोमिनिस का होता है, बट इसका मतलब क्या होता है, आई विल जस्ट लेट यू नो, वेट। ये बात यहां पर क्लियर हो गई। मेडिवल हिस्ट्री को 3 फेजेस में आप गौर करिए, तो ये जो फेज है 750 से 1200, लगभग 500 ईयर का फेज है कि नहीं? ये आपको 500 साल का फेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, 500 ईयर्स का फेज है ये, 500 साल। और जनरली आप देखोगे
कि यहां पर इस फेज में ज्यादातर हिंदू डायनेस्टीज थी। हम हिंदू डायनेस्टीज को कवर करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर हम हिंदू डायनेस्टीज को कवर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस फेज में हमको यहां पर क्या मिलेगा, वी विल लार्जली गेट व्हाट, वी विल गेट द मुस्लिम डायनेस्टीज, इस्लामिक डायनेस्टीज, इस्लामिक डायनेस्टीज प्लस ऑल्सो हिंदू डायनेस्टीज। दोनों डायनेस्टीज हमको यहां पर मिलती है इस फेज में, ठीक है, दोनों डायनेस्टीज हमको मिलेंगे, दोनों को पढ़ेंगे हम लोग। और ये वाला जो फेज है अगेन यहां पर भी आपको इस्लामिक डायनेस्टीज मिलेंगी, प्लस आपको हिंदू डायनेस्टीज मिलेंगी, प्लस आपको पोर्चुगीज देखने को मिलेंगे, पोर्चुगीज देखने को मिलेंगे। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ये हमारा फ्लो रहने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो एक जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यहां पर एक हम लोग की एक धारणा बनी होती है कि मेडिवल हिस्ट्री का मतलब कि सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब ओनली इस्लामिक हिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है, ये बात समझिएगा, क्योंकि ये चीजें जो करी हैं, दिस इज अ डिवीजन मेड बाय द हिस्टोरियंस, ठीक है, हिस्टोरियंस ने ऐसा किया है। बट आप देखोगे तो मेडिवल हिस्ट्री में यहां पर पूरा हिंदू डायनेस्टीज है। हम लोग इस फेज में चोला अंपायर को पढ़ेंगे, हम लोग त्रिपटाइट स्ट्रगल में गुर्जर, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा को देखेंगे, हम लोग वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पल्लवास, यादवास, काकाटियास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हिंदू डायनेस्टीज हैं। यहां पर हम लोग इस्लामिक डायनेस्टी और हिंदू डायनेस्टी दोनों को पढ़ेंगे। हिंदू डायनेस्टी में कौन सा, विजयनगर अंपायर को पढ़ेंगे, विजयनगर अंपायर को डिस्कस करेंगे यहां पर हम लोग। और इस्लामिक डायनेस्टीज में दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। जब यहां आएंगे तो इस्लामिक डायनेस्टी में मुगल्स को डिस्कस करेंगे, हिंदू डायनेस्टी में हम लोग मराठास को डिस्कस करेंगे, और पोर्चुगीज तो यहां पर आई गए, तो ये यूरोपियन पावर्स हो गई, इनको डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक बात? सर पोर्चुगीज क्या है आचल? अरे भैया पोर्चुगीज पुर्तगालियों को बोलते थे ना, ऐसे इंडिया, सर इंडियंस क्या है? अरे इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं, ऐसी पुर्तगाल एक कंट्री है, पोर्चुगल, इंग्लिश में कहते हैं पोर्चुगल, पोर्चुगल, बट उसको पुर्तगाल कहते हैं, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से वास्को डी गामा कहां से आए थे? जो मामा थे वास्को डी गामा, वो कहां से आए थे? तो मामा आए थे पुर्तगाल से, पोर्चुगीज ट्रैवलर थे। वास्को डी गामा 1498 में पहुंचे थे कैलीकट, याद करिए, कुछ पढ़ा होगा जीवन में कभी ऐसा, धोखे से भी हल्का सा पढ़ लिया होगा, है ना। किरण बेनीवाल पोर्चुगीज, समझ रहे हो? तो पुर्तगाल से जो लोग आए थे उनको पोर्चुगीज कहा जाता है ना। अरे भैया आई थिंक पोर्चुगल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलता है क्या, ऐसे कुछ था ना। CR7 कहां से खेलता है? पुर्तगाल से खेलता है ना। कंट्री की बात करें अगर तो हम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो क्लब होते हैं उसकी बात ही कर रहा हूं, ठीक है। अभी आएगा भक्ति से, हंस प्लीज डोंट वरी, भक्ति सूफी भी आएगा, वो हम लोग दोनों के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि लंबे समय तक चला था वो भक्ति सूफी, तो हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा DS का मतलब है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और VE का मतलब है विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर। यहां पर M का मतलब है मुगल्स, ये M का मतलब है मराठास, मराठास, ठीक है। ये M का मतलब हो गया मराठास, और ये हो गया पोर्चुगीज। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें किसी को कोई शक? क्लियर? क्लियर यहां तक बात? आप समझ रहे हो चीजों को? सब पढ़ेंगे, सैयद टीपू सुल्तान, व्हाट अबाउट हिम, सब पढ़ेंगे। वो आएगा, हम डिस्कस करेंगे एंग्लो माइसोर वॉर्स को डिस्कस करेंगे, तब टीपू सुल्तान और हैदर अली की कहानी देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब जब हम ये दोनों को पढ़ेंगे, एंशिएंट और मेडिवल, इन दोनों का हमें कल्चर भी पढ़ना होगा, प्लस आर्ट एंड कल्चर, इनका आर्ट एंड कल्चर हमें डिस्कस करना होगा। मतलब ये भी पैरेलल चलेगा, जो भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे उसका कल्चर भी देखेंगे एंशिएंट के अंदर, जो हम लोग मेडिवल में पढ़ेंगे उसका भी हम लोग कल्चर पढ़ेंगे।
उसका भी हम लोग आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ गया? तो वंस वी कंप्लीट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, चाहे वो एंशिएंट की हो चाहे मेडिवल की हो, फिर हम उसके कल्चर को देखेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई यहां तक सभी लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कहां से कहां तक है सर? 1757 से लेकर 1947। अभी हम आ रहे हैं एडी बीसी बीसी सी बी, अभी सब पे आ रहे हैं, डोंट वरी। मॉडर्न हिस्ट्री दो पार्ट्स, एक होगा 1757 से लेकर 1857 और एक होगा जिसको हम बोलते हैं 1857 से लेकर 1947। पॉइंट इज क्लियर? यहां पर नॉर्थ साउथ क्या है शुभजीत बर्मन? यहां पर नॉर्थ साउथ ये है कि जब हम मेडिवल हिस्ट्री का ये फेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नॉर्थ में क्या चल रहा था इंडिया में और साउथ में क्या चल रहा था इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही हम इस फेज में आएंगे तो नॉर्थ में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था। इससे क्या होगा कि हमको कंटेम्पररीज याद करने में आसानी होगी। ऐसा क्लासिफिकेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं किताब में। ये मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल मेक ऑल दिस टू मेक यू श्योर कि आपको ये चीजें याद हो जाए। बेटा एक गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, आपको अगर एनसीईआरटी बेसिक क्लासेस करने के बाद में आपको इस सब्जेक्ट से प्यार ना हुआ तो मूंछ मुड़वा दूंगा मैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं। ये गारंटी है मेरी आपको। क्लासेस शुरू होने का वेट करिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को, पूरा समय दूंगा आपको पूरा, और याद हो जाएगा एक एक चीज कि हां सर बेसिक के बाद लगेगा कि हां भाई साहब बेसिक पढ़ा है अपन ने, हो गया तैयार बेसिक्स। और फिर उसी बेसिक को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको हम लोग स्ट्रांग करते जाएंगे, यानी कि बेसिक पे ईट जो है वो लगाते चलेंगे। क्लियर? क्लियर है भाई? क्लियर है? शुभजीत बर्मन मैंने आप ही का बताया, यहां पर नॉर्थ साउथ का मतलब नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था, नॉर्थ में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था, नॉर्थ में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक बच्चा कह रहा है सब तो फिर हमें ऑप्शनल हिस्ट्री लेना पड़ेगा। बस मैं इस चीज की माफी मांगूंगा कि इतना पढ़ने के बाद आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तरफ जाएंगे तो वो मेरी गलती, मतलब उसके लिए मुझे मत दोषी ठहराइएगा। मैं आप लोगों को प्यार तो करा दूंगा सब्जेक्ट से। देखो हिस्ट्री से प्यार कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? मुझसे ये सब्जेक्ट से प्यार करा दूंगा मैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। आई विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आपको कहानी याद हो जाएगी, तो उसके फैक्ट याद करना फिर आपकी जिम्मेदारी होती है, वो एग्जाम का पार्ट बनेगा। देखो मैं आपको कहानी बताऊं, फैक्ट कितने फैक्ट बताऊंगा मैं आपको क्लास के अंदर? हिस्ट्री में तो अनगिनत फैक्ट है सर। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, हिस्ट्री में कब क्या कैसे क्यों क्या कैसे हो रहा है वो क्लियर हो जाए। फैक्ट्स तो अनगिनत हैं, जितने पढ़ोगे, जितनी बार हिस्ट्री पढ़ोगे, जितनी किताबें पढ़ोगे, उतने फैक्ट्स बनेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर उसके बाद कुछ जितने बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स को देखें, पीवाईक्यूज जो पूछा गया उन पर फोकस करें, क्योंकि हर बार हिस्ट्री में कुछ ऐसा सवाल होगा जो एकदम नया होता है, और फिर हम टीचर्स भी उन पोर्शंस को चेस करते हैं कि हाँ भाई ठीक है चलो ये पोर्शन भी पढ़ाना है क्योंकि यहां से सवाल आए हुए हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गया? तो एंशिएंट और मेडिवल और उनका आर्ट एंड कल्चर। जब मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में दो फेज रहेंगे। एक ये फेज है, आप देखिए कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट, और उसकी फाइट चल रही है किससे? किससे फाइट चल रही है? जो भारत में अभी भी रूलर्स हैं, है ना, जो इंडियन यहां पर स्टेट रूलर्स हैं, उनसे फाइट चल रही है कि नहीं? यहां ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी, ध्यान रखना। लेकिन 1857 में अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कहानी चेंज हो जाएगी। नाउ इट इज अ फाइट बिटवीन द क्राउन, क्राउन मतलब वो जो अंग्रेज में ब्रिटिश में बैठे वो क्राउन, वो जो किंग है, क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, क्राउन, क्राउन अंग्रेज, क्राउन अंग्रेज विद अवर नेशनलिस्ट, विद अवर नेशनलिस्ट। दिस इज नथिंग बट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। सो ये पूरी कहानी है कैसे अंग्रेजों ने एक फाउंडेशन बनाया
फाउंडेशन, नींव, ये ब्रिटिशर्स ने रखा यहां पर, ब्रिटिशर्स ने नींव रखा, और फिर जो नींव रखा उसको ब्यूटीफाई किया इस जगह पे। जो ढांचा बनाया अंग्रेजों ने इस पीरियड में बनाया, भारत पे कैसे कब्जा करेंगे वो ढांचा अंग्रेजों ने इस पीरियड में बनाया था। 1757 से लेकर 1857 तक, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो कितनी सारी कर्नाटक वॉर्स, कई सारी लड़ाइयां लड़ी। तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स। वो फाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो इस जगह वो अपना बीज बो रहे हैं, फाउंडेशन सेट कर रहे हैं। और एक बार जब फाउंडेशन सेट हो गया, जब नींव सेट हो गई, अरे बेटा नेहा नींव मतलब क्या होता है, घर की नींव रखी जाती है ना, अरे नींव रखी है। तो भाई ये लोग जब कब्जा कर रहे हैं भारत पे, तो उन्होंने पहले क्या किया, नींव रखी। जब नींव रख दी तो उसको ब्यूटीफाई किया इस फेज में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पूरा कब्जा, एनेक्सेशन ऑफ इंडिया, भारत पे कब्जा करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात सबको समझ में आया। एंग्लो का मतलब होता है, एंग्लो का मतलब, एंग्लो इज फ्रॉम इंग्लिश, एंग्लो, ब्रिटिशर्स को यहां पर एंग्लो इंडियन, एंग्लो वॉर बोल रहे हैं। ब्यूटीफाई क्या है सर, अरे सिंपल से, तुम लोग चलो छोड़ दो, रहन दो, छोड़ दीजिए भाई, आप लोग रहन दीजिए, ना होगा अभी आप लोगों से। मैं खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप जब कोई घर बनाते हो दोस्त, आप कोई आपका जमीन पड़ी हुई है, दिस इज योर लैंड, दिस इज योर लैंड, इस पे आपको मकान बनाना है, ठीक है? तो क्या करोगे आप, पहले पिलर लगाते हो, पिलर्स, गड्ढे खोद के पिलर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ सर, लग गए ना पिलर। छत डालते हो, हाँ छत डल गया। क्या इसमें रहना शुरू कर दोगे? क्या इसमें रहना शुरू कर दोगे? नहीं सर, नहीं रहोगे। अब क्या करोगे? सर इसमें दीवार बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे सर, सर उसमें दरवाजे बनाएंगे सर, बढ़िया सा उसको शेप देंगे घर को अपने, कुछ कुछ इस तरह का, उसकी बाउंड्री वॉल कर देंगे, सब पेंटिंग वेंटिंग चिपकाएंगे, पुताई उताई करवाएंगे, पीओपी करवाएंगे। सिंपल सा मतलब वही है कि जो ढांचा बन रहा था इस घर का, वो इस फेज में था। यानी अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने पहले अपना ढांचा बनाया, सीधे आके रूल थोड़ी करने लग जाएंगे, हाँ भैया हम आ गए हैं, भगा दिए जाते ये लोग। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे 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 क्या किया, ये ढांचा तैयार कर लिया। और जब ढांचा तैयार हो गया तो उस ढांचे को फिर ब्यूटीफाई करना शुरू किया, यानी कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। तो पहले कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसके थ्रू उन्होंने भारत में क्या किया, अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया। इस फेज में क्या किया, स्टैब्लिश किया। जैसे कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, एंग्लो कर्नाटक वॉर, एंग्लो का मतलब इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, एंग्लो कर्नाटक वॉर्स लड़ी। और देखोगे आप एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़ी आपने। फिर आप देखोगे तो एंग्लो मराठास वॉर लड़ी। अभी एक एक नहीं था, एंग्लो मैसूर वॉर 4 थी, एंग्लो कर्नाटक वॉर 3 भारत में बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंग्लो मराठा वॉर्स 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसे आप देखोगे एंग्लो सिख वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर 2 वॉर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसे आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ऐसे आप देखोगे बैटल ऑफ बक्सर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? ये स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिश किया अपने आप को। कैसे? खूब सारी लड़ाई लड़ी इंडियन स्टेट्स के साथ। पॉइंट इज क्लियर? आप समझ रहे हो? Are you getting the point? What happened in this phase? Broadly, what happened in this phase is कि अंग्रेज सबसे लड़ रहे हैं। Point is clear? अंग्रेज सबसे लड़ रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक वॉर्स, कर्नाटक वॉर का मतलब ये फ्रेंच के साथ हुई थी, फ्रांस के साथ हुई थी, फ्रेंच वॉर्स। ब्रिटिश और फ्रेंच भारत में लड़ रहे थे। मैसूर वॉर्स, हैदर अली टीपू सुल्तान। मराठा वॉर्स, छत्रपति शिवाजी, सॉरी आपका बालाजी विश्वनाथ, छत्रपति बालाजी, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण की मूवी जो थी,
याद आ रहा है? वो मूवी पूरी कहानी यहां बताऊंगा आपको। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कौन सी मूवी थी वो? बाजीराव मस्तानी, बाजीराव बल्लाड़, एंग्लो मराठा वॉर्स। विल डिस्कस दिस, वहां पहुंचेंगे हम लोग। एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो इस पूरे फेज में ब्रिटिशर्स जो हैं, हमें समझ में आ रहा है सर कि वो लड़ रहे हैं, और एक बार इन सबको पीट दिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को मारा, फिर उसके बाद मराठाओं को पीट दिया, फिर मैसूर को पीट दिया, फिर पंजाबियों को पीट दिया, फिर अवध को मारा, कश्मीरियों को मारा, जूनागढ़ को हराया, सबको पीट दिया उठा के। 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल तक पैंट उतार के खूब पीटा जा रहा था भारतीयों को। गाल पे चाटे ही चाटे, एक इधर से तो एक इधर से, फिर इधर से। हर आदमी जो है चाटे खा खा के ऐसे खड़ा था। कहा भैया क्या हुआ? पूछे 1857 में पूछा गया, क्या हुआ भाई, ऐसे मुंह काहे लटकाए हो? क्या भैया बस मुंह पे थप्पड़ के निशान बहुत है। क्या हुआ? क्या भैया वो अंग्रेजों ने मारा बहुत है। तो अगले ने भी कहा अच्छा तुमको भी मारा है? हमको भी मारा है। तो लोगों को पता चला कि यार सबको मारा है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने सबको पीट दिया है उठा के, लतिया दिया उठा के, मार लौरी सुतवा दिया खितवा में जाके। खूब पीटा, खूब पीटा। तो अंग्रेजों ने खूब पीटा, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। हर आदमी ऐसे कहे क्या हुआ? अंग्रेज मारा है, मार खाए हैं साहब, मार खाए हुए हैं। जब सबको पता चला कि अच्छा ये ससुरे मारे हैं हम सब लोगों को पूरे इंडिया में, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहां से फिर कहानी डिफरेंट हो गई। अब यूनिटी आई कंट्री के अंदर। ओ हो, सब मार खाए, अगर सब जुड़ जाएं तो शायद कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आप देखिए 1857 से लेकर 1947 90 सालों में आजादी मिली। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वॉज नीदर द फर्स्ट वॉर नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओहो सर क्या बोल रहे हो आप? अरे भैया इसको 1857 में आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा ना? अरे बोल दो हाँ, बोल दो मालिक, अरे बोल दो भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बोल दो यस, बोल दो हाँ सर, पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है? हाँ सर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर इज सेइंग इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट वीडी सर इट वाज नीदर द फर्स्ट वॉर। कोई फर्स्ट वॉर तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो इतनी लड़ाइयां हो रही थी। इट वाज नीदर द फर्स्ट वॉर नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना ही हमको इससे आजादी मिली, आजादी हमको 90 सालों के बाद मिली। Still it is called the first war of independence. Why? Still it is called the first war of independence. Why? क्योंकि अभी तक जो पिटाई हो रही थी, मराठा जब पीटे गए तो सिख वाले बड़े खुश थे, बहुत बनते थे अपने आप को। जब बंगाल पिटा तो मैसूर बड़ा खुश था, मैसूर पिटा तो निजाम बड़े खुश थे हैदराबाद के, हैदराबाद पिट गया तो त्रावणकोर बड़े खुश थे, त्रावणकोर पिट गया तो फिर उस आगे जूनागढ़ वाले खुश थे, जूनागढ़ पिटा तो अवध वाले खुश थे, अवध पिटा तो पंजाबी खुश थे, पंजाबी पिटे तो सिख कश्मीरी खुश थे। ये सब अलग अलग थे, और सब अलग अलग क्या करते थे? मजा लेते थे, यार आप पिट गए देखा, और फिर वही कुट जाते थे बाद में। तो जब लोगों को समझ में आया ओ हो ये सब हम ही लोगों को पीट रहे हैं अंग्रेज, तो लोग यूनाइट हुए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर। पहली बार सब लोग एक साथ आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नीदर इट वॉज द फर्स्ट वॉर नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टिल इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये पूरा फेज लड़ाई 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 अंग्रेजों की, और जब सबको पीट दिया उठा के, मारा सबको उठा के, तो फिर उसके बाद जब सब झुक गए, हाँ साहब ठीक है, इस फेज में हालत ये हो गई थी इंडियंस की, हाँ ठीक है साहब, ठीक है ठीक। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी बनाना शुरू करी, लेकिन फिर अब इंडियंस भी ऐसे हो गए, अरे ऐसे कैसे? तो फिर अब ये फाइट नेशनलिस्ट और क्राउन के बीच की शुरू हुई, जहां अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज आएंगी, भारत का रिटालिएशन होगा, फिर पॉलिसीज आएंगी, फिर रिटालिएशन होगा, ब्लैक एक्ट्स आएंगे, रोल एक्ट आएगा, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, जलियांवाला बाग होगा, फिर हम अटैक करेंगे, फिर हम कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ होगा। ये कहानी यहां पर चलती रही टिल द एंड। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जर्नी रहने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात आप लोग समझ रहे हो?
ठीक है भाई, हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, विल कम टिल हियर। अरे एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर फर्स्ट वॉर तो 1914 से लेकर 1918 में हुई थी। बेटा ये है आपकी वर्ल्ड वॉर, ये है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। 1857 में एक बड़ा संग्राम हुआ, 1857 में ये भारत के लोगों ने किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसको वीडी सावरकर बोलते हैं एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी की लड़ाई है मालिक, हम अपने आप को आजाद करना चाह रहे हैं अंग्रेजों से, ये कहानी उसकी है। क्लियर? क्राउन क्या होता है सर? सौरभ जैसे कि अंग्रेजों को देखोगे, देयर इज वन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। आप लोग कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं मुझे नहीं पता। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, यू मस्ट वॉच इट, उसका नाम ही है क्राउन। प्रिंसेस डायना के ऊपर है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, प्रिंसेस डायना के ऊपर है। अ वेरी पॉपुलर लेडी इन ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर थी प्रिंसेस डायना। मरवा दिया गया था उसको, मरवा दिया गया था। नेटफ्लिक्स नहीं देखा हो तो देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी है और एग्जैक्ट सेम बनाई गई है। यूट्यूब पे आपको प्रिंसेस डायना के वही वीडियोस मिलेंगे, सेम ड्रेसिंग सेंस में इसको बनाया गया क्राउन को। भारत में ये हो जाए बहुत बड़ी बात है, इम्पॉसिबल। प्रिंसेस डायना का किस तरह से डेथ हुआ था वो सब दिखाया गया उसको। आ रहे हैं हम तान्या राजा, हम कमिंग टू डाउट्स, डोंट वरी। नहीं देखा जरूर देखिएगा। पॉइंट इज क्लियर? तो ये वो फेज है जब लड़ाई हो रही होंगी, अंग्रेज लड़ेंगे, भारत पे कब्जे का कंट्रोल करेंगे, भारत पे कब्जा करेंगे। 1857 तक भारत को समझ में आएगा अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया है ना, ये सब हम चढ़ गए हमारे ऊपर, तो भारत फिर अपना रिटालिएशन करेंगे। नेशनलिस्ट, कहीं कहीं रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म भी आएगा, बम मारना पड़ेगा भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को बम मारेंगे, ये सब भी होगा। तो आएंगे, अभी आ रहे हैं पलक। सीरीज का नाम ही है क्राउन, सीरीज का नाम ही है क्राउन। चलिए, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो हमारा दौर होगा, जो हमारी पढ़ाई होगी, वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो, टॉपर्स ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी चीजें जो हैं, यहां से एक आध सवाल बनता है मेंस के अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसपे आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि टू स्टार्ट विद इट इज ऑलवेज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें यहां से शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि ब्रिटेन में शुरू होता है, वहां से स्टार्ट हुआ। वील टॉक अबाउट देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वील टॉक अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, वील टॉक अबाउट द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एटसेट्रा। हम इन सब पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे यहां पर वर्ल्ड वॉर्स की, हम बात करेंगे यहां पर जो कोल्ड वॉर थी, ऑल दीस थिंग एटसेट्रा। हम कुछ यहां पर हैंडफुल ऑफ टॉपिक्स को वर्ल्ड हिस्ट्री के कवर करेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के इन टॉपिक्स को मतलब हम पढ़ तो लेंगे। अब देखो, मेंस के अंदर जो सवाल आता है ना, एक बात और जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी टॉपर अगर होता है, कोई भी टॉपर XYZ, तो जब उसको 20 आंसर लिखने को दिए जाते हैं, 20 आंसर्स आपको लिखने हैं, 20 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं पेपर के अंदर, तो उसके 20 के 20 आंसर बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होता है कि वो टॉपर है तो उसने सारे आंसर बड़े अच्छे लिखे होंगे। इवन द टॉपर विल नॉट नो एवरीथिंग। मैं सिंपल सी बताता हूं, इवन द टॉपर विल नॉट नो एवरीथिंग। हो सकता है उसके सारे क्वेश्चन, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का उसने अच्छा अटेम्प्ट किया हो, उसने मॉडर्न में अच्छा अटेम्प्ट किया हो, आर्ट एंड कल्चर में उसने अच्छा यहां पर अटेम्प्ट किया हो, बट हो सकता है उसने वर्ल्ड हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस इन सब पे उतना अच्छे से अटेम्प्ट ना किया। तो सारे एक जैसे आंसर आप नहीं लिख पाओगे। ये बहुत मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, सुनने में लगेगा करे सर कैसी बातें कर रहा हूं, बट ये एक्चुअल यही होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट सारे आंसर एक जैसे नहीं लिख पाएगा। मतलब जितना अच्छा बोलो आपने इसका आंसर लिखा हो सकता है आपने इसका आंसर उतना अच्छा ना लिखा हो सकता है कि आपको उसकी नॉलेज भी ना हो जो सवाल पूछ ले मेंस के अंदर।
बट यस आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो आप कुछ टॉपिक्स को मैं पढ़ेंगे मेंस के एंगल से और उसको वहां पर प्रिपेयर करेंगे अपने मेंस के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आया? क्लियर है यहां तक बात? तो एक तो ये कोशिश करनी है हम लोगों को, वैसे कोशिश करनी है हम पढ़े सभी, लेकिन दीज आर द मेजर टॉपिक्स जो हम लोग यहां पर फोकस करेंगे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस को जब हम लोग आगे आएंगे तो वहां कवर करेंगे। 8 एक क्लास होंगी मेरे पास जहां मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, जैसे इमरजेंसी वगैरह का दौर हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट का दौर हो गया, है ना, हमारा पहला जो निकलता है डिकेड, हम उसके बारे में खास तौर से पढ़ेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर में कवर करेंगे। ये हमारा पूरा जो है वो आउटलुक रहने वाला है सब्जेक्ट्स को लेकर, स्टार्टिंग फ्रॉम एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। और ये मैंने आपको बताया कि इसको हम सब लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम सब आखिरी में डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द बुक्स, जो आप लोग के दिमाग में होगा कि सर हम क्या बुक्स को इस्तेमाल करें। देखिए मैं आपको बताता हूं बुक्स की एक बात। देखिए आप लोगों को यहां पर क्या है कि एक डाउट होता है कि सर कौन सी बुक, हाँ मैं ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री सभी मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो बुक्स की बात करते हैं। एक तो आपके पास है एनसीईआरटी वाला, यू कैन फॉलो दिस बुक, और इससे आपका बेसिक्स अच्छे से कवर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा समझ लो भाई, मैं पढ़ाऊंगा आपको, योर टीचर विल टीच यू, मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं टीचर के जो लेक्चर है आप लेक्चर को फॉलो करेंगे, आप मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूं तो आई विल रिफर, जैसे मैं पढ़ाऊंगा फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री, तो आई विल रिफर टू आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा साहब की ये ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं इस एनसीईआरटी को रिफर करता हूं हमेशा, मैं इस एनसीईआरटी को रिफर करता हूं। तो उससे क्या होगा कि आप लोग आर.एस. शर्मा पढ़ लोगे, वो मैं पढ़ा दूंगा। इसके बाद जब क्लास हो जाए तो फिर आपको अपनी एनसीईआरटी वाला की किताब को खोलना होगा, और उस एनसीईआरटी वाला किताब से आप लोग देखोगे कि क्या चीज है जो सर ने नहीं बताई हुई है। क्योंकि देखो दोस्त, हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको सब चीजें बता दूं ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सारे बता दूंगा। तो कुछ अगर छूट जाएगा कोई फैक्ट तो आप लोग क्लास के बाद एनसीईआरटी वाला की किताब देखिएगा, और जो भी लगता है कि मिस आउट है तो उसको ऐड कर लीजिए नोट्स में। एक बार ऐसा प्रोसेस कर लीजिए ताकि ये जो नोट्स है आपका तैयार हो जाए, एनसीईआरटी वाला की किताब आपको कभी दोबारा ओपन करने की जरूरत ना पड़े, कभी ना पड़े। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आप लोगों को क्या सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी खरीदनी है? मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं नहीं खरीदनी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना ओल्ड एनसीईआरटी, मेरे लेक्चर्स में ओल्ड एनसीईआरटी ही रहेगी, चाहे मैं आपको एंशिएंट पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको मेडिवल पढ़ाऊं। मेडिवल में भी जब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मेरा जो सोर्स रहता है वो सतीश चंद्रा सर की किताब रहती है, और इसकी मेरे पास शायद एक डिजिटल कॉपी पड़ी हुई है, सॉफ्ट कॉपी है, तो मैं सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी में फॉलो करता हूं। ये किताब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मोर देन इनफ है, ये इनफ है, मोर देन इनफ है। आप ये किताब पढ़ लेंगे बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरा सारा कंटेंट इससे रिलेटेड होगा। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग एनसीईआरटी वाला की किताब को फॉलो करेंगे। ठीक है, और एक बार बेसिक हो जाएगा तो इसी में आप लोग यूपीएससी वाला को फॉलो कर लेंगे, और फिर इसी में आप लोग पीवाईक्यूज जोड़ेंगे, इसी में आप लोग मॉक्स को ऐड कर। आपको अपना एक सोर्स क्रिएट करना है एंशिएंट हिस्ट्री का। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है, ये वाला एंशिएंट हिस्ट्री के लिए था, ये वाला मेडिवल के लिए। तो सेम गोज विद एनसीईआरटी वाला, देन आपका यूपीएससी वाला की किताब, देन आपका पीवाईक्यू एंड देन उसका मॉक। आपको एक सोर्स तैयार करना है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? यानी कि वन कॉपी, वन सोर्स, अपनी एक किताब आपके पास होनी चाहिए, एक कॉपी आपकी होनी चाहिए। हिस्ट्री में कोई भी ऐसा किताब नहीं है जो हम बोलें कि ये किताब पढ़ो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल की किताब कभी कभी रेफर करनी पड़ती है, इतना डेप्थ में पूछ लेता है चीजों को, तो मैं कोशिश करूंगा वहां से मैं कवर कर लूं आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक कॉपी आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री की होनी चाहिए जिसमें मेरे लेक्चर्स होंगे। एनसीईआरटी वाला की कुछ चीजें हैं तो वो आपने नोट कर लिया, यूपीएससी वाला की चीजें यहां पर आपने नोट कर लिया, अदरवाइज आपने यूपीएससी वाला में रहने दिया, पीवाईक्यूज आपने लगाए,
कुछ सवाल नहीं समझ में आए या फिर उसके स्टेटमेंट नहीं हमने पढ़े थे, पहली बार देखे, उसको नोट्स में ऐड कर लिया, मॉक्स देंगे, उनकी चीजों को भी नोट्स में ऐड करेंगे। हमारी एक किताब बननी चाहिए। जब मैं कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज करने बैठूं तो मेरे सामने मेरी टेबल पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी होनी चाहिए और वो है एंशिएंट हिस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, यूपीएससी वाला भी मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही बेसिक्स, मैं ही आपको एडवांस पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग। यस, एनसीईआरटी वाला बुक्स इनफ है बेटा। पलक देखो, एनसीईआरटी वाला बुक्स का सिंपल मतलब ये है बेसिक तैयार करना। अब वो है बेसिक की किताब, सिर्फ बेसिक्स की किताब है। आप मेरे लेक्चर देखिए खुश हो जाओगे, मैं तो आपको यही बोलूंगा। एनसीईआरटी वाला करिएगा जरूर, बट आपको मेरे लेक्चर से मजा आने लग जाएगा। फिर आप और खोजोगे, सर ये भी कैसे, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा। मैं जानता हूं, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना तो फैक्ट्स को इकट्ठा करने मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप एनसीईआरटी वाला को रेफर करिएगा। ठीक है, यहां पर आप एनसीईआरटी वाला को रेफर करिए दोस्तों। ठीक है, फिर यूपीएससी वाला को रेफर करिए, पीवाईक्यूज और मॉक्स सब रेफर करिए और एक सोर्स तैयार करिए। ऐसे आप मेडिकल हिस्ट्री का वन सोर्स, वन कॉपी प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में मेरा जो तरीका होता है पढ़ाने का, मैं क्लास 11th का फाइन आर्ट्स की किताब पढ़ाता हूं। क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फाइन आर्ट्स की बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप चाहें, मतलब आप एनसीईआरटी वाला को रेफर करिएगा, एनसीईआरटी वाला को रेफर करिएगा आप। मैं तो आपको क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। यहां पर भी मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, सतीश चंद्रा सर की भी ओल्ड एनसीईआरटी है, मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यहां पर मैं क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। फिर इसी में आप अपना यूपीएससी वाला ऐड करिएगा, इसी में आप पीवाईक्यूज ऐड करिएगा, इसी में आप मॉक्स ऐड करिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाला की बुक्स आपको बेटा मिलेंगी। अगर आप लोगों ने बैच लिया होगा विद बुक्स वाला, 2-3 तरह के बैचेस थे। एक था कि आपका प्रारंभ बैच विद बुक्स, एक है प्रारंभ बैच विदाउट बुक्स, ऐसा भी था। तो एक है प्रारंभ इंग्लिश, एक है प्रारंभ हिंदी, ऐसे बैचेस भी थे। तो आपको देखना है कि अगर आपने विद बुक्स वाला लिया होगा तो डेफिनेटली आपको बुक्स वहां मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर। नाउ ये आपने पढ़ लिया, हाँ सर पढ़ लिया। अब आता है यहां पर सर मॉडर्न हिस्ट्री। जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दोस्त, मेरा जो तरीका होगा, आई विल टीच बिपिन चंद्रा। मैं बिपिन चंद्रा से आपको पढ़ाऊंगा। ये बिपिन चंद्रा सर की ओल्ड एनसीईआरटी को मैं रेफर कराऊंगा, ओल्ड एनसीईआरटी को मैं आपको रेफर कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपना एनसीईआरटी वाला को साथ में लेकर चलिएगा। एनसीईआरटी वाला को आप साथ में लेकर चलिएगा। फिर उसके बाद जब एडवांस पढ़ेंगे तो उसी में यूपीएससी वाला को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज है आपके पास, फिर उसके बाद मॉक्स है आपके पास। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया? सर स्पेक्ट्रम, जैसे अभी आप इतना लिखिए, जब आएगा स्पेक्ट्रम का दौर तो मैं आपको बता दूंगा। स्पेक्ट्रम हम यहां पर फॉलो करेंगे, यहां पर हम स्पेक्ट्रम को फॉलो करेंगे। और स्पेक्ट्रम का एक ब्लैक वाला एडिशन आता है जिसका फ्रंट पेज ब्लैक कलर का होता है, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, हम उसको फॉलो करने होंगे। अभी आप इन चीजों को यहां पर फोकस करके करिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया। अब देखो, यहां पर जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में काफी होगी और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक यहां पर किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी है अर्जुन देव की, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। हम पूरा मेंस के लिए इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस में आनी है, प्रीलिम्स में आनी नहीं है। तो हम खाली यही किताब को पढ़ेंगे और ये आपका एडवांस में होगा, बेसिक्स में ही क्लास नहीं होगी, इसकी एडवांस में ही क्लास होगी। ठीक है, तो ये आपका यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए हम जब आएंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगा वहां पर कि कौन सी किताब आप रेफर करिए। क्लियर है ये बात? यहां तक समझ में आ गया? 10th क्लास की सर ले सकते हो नंदनी कुमारी, वहां पर आपको क्लास 9th का मिलेगा किताब। क्लास 9th की किताब है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें, रशियन रिवॉल्यूशन था उसमें, है ना। क्लास 10th में आओगे तो वहां पर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप मिलेगा, नेशनलिज्म इन इंडिया मिलेगा, है ना। ऑफ कोर्स इस तरह के आपको चैप्टर्स मिलेंगे, तो वो भी रिफर कर सकते हो। बट ये अर्जुन देव की आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है, इसको हम लोग रेफर करेंगे। ये हमारे लिए मेंस के एंगल से पढ़ना है, तो यहां पर कोई बेसिक और एडवांस तो होगा नहीं। यहाँ बेसिक हो और एडवांस हो, ये सीधे आपकी एडवांस में क्लासेस लगेगी। ये वाली क्लास सिर्फ एडवांस में लगेगी, बेसिक्स में कोई क्लासेस की नहीं है।
सीधे एडवांस में, क्योंकि उसको हम लोग एडवांस में, यानी हमको उसको मेंस में ही पढ़ना है, हमको उसको मेंस में ही पढ़ना है, तो हम लोग उसको सीधे एडवांस में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लूज शीट या कॉपी, देखो मैं कहूंगा स्पाइरल कॉपी का यूज करो, स्पाइरल नोटबुक्स। स्पाइरल समझते हो ना आप लोग कि भाई आपका कॉपी होता है ये, और कॉपी में यहां पर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होल होते हैं, है ना, और उन होल्स में आप देखोगे तो क्या होता है, ऐसे बाइंडिंग होती है, मतलब बाइंडिंग क्या होती है, ऐसे आपकी स्पाइरल। यूज सच स्पाइरल कॉपीज एंड ब्लैंक पेजेस वाली, तो ब्लैंक पेजेस की कॉपी आप लोग यहां पर यूज करिएगा। डोंट यूज लाइनिंग कॉपी, प्लीज डोंट यूज लाइनिंग्स रजिस्टर। बाय, आपको लाइनिंग रजिस्टर क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि बेटा ये भी जो है ना, आप देखोगे तो ऐसा नहीं कोई चीज बिना रीजन की हो रही है। यूपीएससी की एक्चुअल कॉपी जो आपको मिलेगी मेंस के अंदर, वहां पर भी लाइंस नहीं होती हैं, वो भी प्लेन होती है। ठीक है, और उसमें भी आप देखोगे तो यू गेट टू सी कि सर उसमें यहां पर ऐसे लाइन खिंची होती है, साइड में सर ऐसे लाइन खिंची होती है, आप देखेंगे। ठीक है सर, ऐसे लाइन खिंची होती है, थोड़ा सा इसको अलग, ऐसे आप देखोगे यहां पर भी लाइन खिंची होती है, ऐसे आप देखोगे सर कि यहां पर भी लाइन खिंची होती है। तो आपके पास ना एक प्रॉपर पता हो आपको कि भाई सर कितने कितने पेजेस कैसे होते हैं, ताकि आप जब लिखो तो आपको यह समझ में आए कि अच्छा मुझे इतनी स्पेस में लिखना है। तो बेसिकली दिस मेंस एग्जाम, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको बस आंसर लिखना है, इट इज ऑल्सो अबाउट स्पेस मैनेजमेंट। आपको स्पेस को मैनेज करना है, वो आपको यहां पर एक पर्टिकुलर स्पेस देंगे कि आपको उसमें लिखना है। ऐसे ही आप देखोगे इट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि आपको लिखना है यहां पर कितने, 20 क्वेश्चन। ठीक है, इनफैक्ट 20 क्वेश्चन जब आप लिखोगे आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है। आप पेपर जीएस का दोगे तो बेसिकली आप देखोगे तो आपके पास 3 आवर्स होंगे, आपको 20 सवाल लिखने हैं। कितना बना एक सवाल के लिए, सोचिए यहां पर आप 20 क्वेश्चन है, 3 आवर्स है। 3 आवर्स का मतलब यू हैव 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। तो आप सोचिए 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 20, यानी कि एक आंसर के लिए आपके पास सिर्फ 9 मिनट है। यू हैव टू राइट वन आंसर इन 9 मिनट्स, यू हैव टू राइट वन आंसर इन 9 मिनट्स। इस 9 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को फिर आंसर लिखना है, जो भी लिखना है उस आंसर में आपको आंसर का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है दिमाग के अंदर, क्या लिखना है, आंसर को लिखना है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। तो बेटा इतना करने के लिए आप सोचिए, क्या सबके दिमाग में सब चीजें होंगी, दिमाग में घुसी होंगी? नहीं। तो हर कोई उतना अच्छा नहीं करेगा, लेकिन जो जितना रिवाइज करे होगा, जो जितनी बार पढ़ा होगा, वो इजीली टाइम मैनेज करेगा। और ये स्पेस मैनेजमेंट भी है, क्योंकि आप लोग कुछ लोग क्या करते हो, इतना बड़ा बड़ा लिखोगे, ऐसे इतना बड़ा बड़ा लिखोगे, पता चला 6 लाइनें लिखी पूरे पेज में। ये नहीं करना है। आप डीएम साहब बनोगे, डीएम साहब को भी सब चीजें आनी चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वो भी सब चीजों को चेक किया जाता है। और जब कुछ लोग लिखते हैं तो मैंने देखा है उनकी लाइन ऊपर की तरफ जाती है। आप लिख रहे हो तो लिखते लिखते आप ऐसे चले जाते हो, कभी कभी क्या होता है लिखते लिखते आप नीचे की तरफ आ जाते हो। इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, क्या कि अगर आपकी लाइन ऊपर जा रही होती है ना, तो ये आपके सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है कि आप अपने आप को काफी सुपीरियर समझते हो। ये साइकोलॉजी का गेम भी है। और अगर आपकी लाइन नीचे जा रही होती है तो ये आपकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को रिफ्लेक्ट करने लगता है। इसीलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप सीधे लाइन में लिख पाओ। ये इसका गेम भी है, ये इसका गेम भी है यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी नोटबुक बनाएंगे अपनी, तो आपके पास एक ब्लैंक पेपर वाली कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें आप लोग नोट्स यहां पर क्रिएट करें। उससे आपकी क्या होगा, फायदे क्या क्या होंगे? एक तो आंसर राइटिंग का, आपको आंसर लिखने का तरीका है, मतलब आंसर कुछ लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा, आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तीसरी बात, आपकी स्पीड जो है वो भी फास्ट हो जाएगी। कई सारे एडवांटेज यहां पर है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बेटा बुक का नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक का नाम है। ठीक है, क्लियर है?
सब सारे सब्जेक्ट्स की, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, सब की अलग अलग कॉपीज होंगी। ठीक है, ठीक है सर। एक आंसर कितने पेजेस में लिखना है? जनरली आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। 250 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है आपको, या फिर 150 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है ना। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो आपके एक एक वर्ड को काउंट करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक एक वर्ड को काउंट करने बैठेगा। हाँ भैया 250 है, 250, 251 तो नहीं हो गया, शगुन तो नहीं दे दिया उसने 251 का, 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा। एक एक वर्ड कोई नहीं काउंट करेगा आपका। लेकिन आपके 250 वर्ड्स, एवरी वर्ड आप जो इससे एक्सीड करोगे, अगर आपको लग रहा है कि अरे 260 लिख दिया तो क्या, 270 लिख दिया तो क्या, अरे घाटा है आपका। क्या घाटा है? पता है क्या घाटा है? आपका टाइम वेस्ट हो गया। आपको बोला गया है 250 वर्ड्स में लिखने को, आप 270 वर्ड्स लिख दोगे तो आपका ही घाटा है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया 20 वर्ड लिखने का। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आया? जितना मोर यू राइट द मोर टाइम यू लूज, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। एक सवाल को लिखने के लिए 9 मिनट है आपके पास बस। और अगर आपने एक आंसर ही मिस कर दिया, एक आंसर ही मिस कर दिया, तो आपके टोटल मार्क्स में से कितनी नंबर खत्म हो गए, ऐसे ही खत्म हो गए, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो आप जब भी यहां नोटबुक लें, प्लेन पेजेस लें और स्ट्रेट लिखने की कोशिश करें, इन्हीं पर नोट्स बनाएं। उससे आंसर भी लिख पाओगे, हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी और स्पीड भी आपकी फास्ट होगी। डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा वर्ड्स यूजलेसली, आपको आंसर बहुत नंबर पे नहीं मिलने वाले। ठीक है ये बात? तो नोट्स की किताब की बात हो गई, किस पे नोट बनाने हैं। ठीक है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन, जेल पेन, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बात किया रिगार्डिंग द सारी किताबों का नोट्स कैसे क्रिएट करना है। एंशिएंट से शुरू करेंगे तो मैं आपको एंशिएंट पढ़ाऊंगा, आप उसमें एड ऑन करेंगे एनसीईआरटी वाला को। मैं आर एस शर्मा पढ़ा रहा हूंगा, आप एनसीईआरटी वाला ऐड करेंगे। पीवाईक्यूज लगाएंगे, मॉक लगाएंगे। पीवाईक्यूज पहले दिन से लगेंगे नहीं आपसे, क्योंकि अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, तो बेसिक हो जान दीजिएगा, फिर पीवाईक्यूज पे आएंगे हम लोग। मैं आपको खुद लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज करवाऊंगा एडवांस में। ठीक है, क्लियर यहां तक बात? ठीक है भाई लोग, तो दिस इज अबाउट एंटायर हिस्ट्री सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तब पढ़ाऊंगा। अब बताओ, इस क्लास को इतना समझाने के लिए एक ब्रिज कोर्स की क्लास की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी? थी ना, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा आके, तो पढ़ाऊंगा कैसे? फिर एक क्लास वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए आपकी ब्रिज कोर्स की क्लासेस है कि आप इन सब चीजों से रूबरू हो जाइए। सर 250 वर्ड्स अप्रोक्स कितने पेज में आता है? ये डिपेंड करता है, आप देखो कैसा सवाल है, कैसा सवाल है। सर 250 वर्ड्स कितने पेज में आता है? बेटा ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लिख रहे हैं, फॉन्ट साइज। आप इतने बड़े साइज में लिखेंगे तो भाई साहब 3-4 कॉपी लग जाएगी। आप इतने साइज में लिखेंगे तो बोलो फर्रा बन जाए एग्जाम में चीटिंग करने का। तो एक आपको आइडियल साइज रखना है। आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो रीडेबल हो। ठीक है ना? क्या होनी चाहिए? हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। इतना छोटा भी नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को दूरबीन लगाना पड़ जाए, और इतना बड़ा भी नहीं लिखना है कि वो ऐसे कर गिर जाए, इतने बड़े साइज की फॉन्ट लिख दिया। बात समझ में आ रही? पॉइंट इज क्लियर? हमारी क्लासेस 1.5 आवर्स की होंगी जी मुकुल आर्या जी, 1.5 आवर्स। कोई बात नहीं वैष्णवी, लेकिन 3 दिन ऐसे ही जाते हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट रनिंग मोर एंड मोर, इट्स अबाउट रनिंग टिल द लास्ट। ये एक स्प्रिंट रेस नहीं है, ये आपकी मैराथन है। आपको 3 साल तक दौड़ना है अभी, तो ये टेम्पो बना रहना चाहिए। तो अभी कम टाइम मिल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन करिए। किताबें अगर आ गई हैं अच्छी बात है, नहीं आई हैं तो थोड़ा इंटरनेट से, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं, पीडब्ल्यू प्रारंभ चैनल पे जाके उसको देखिए, यूटिलाइज करिए कहीं ना कहीं से। अब आप डीएम साहब बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप एक आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप एक आईएफएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप तो ये नहीं कह सकते भाई साहब कॉपी नहीं आई, डीएम साहब एसडीएम साहब बने, डीएम साहब कभी हमें पास फाइल नहीं आई, डीएम कॉपी नहीं है। अरे भाई आपके पास 10 तरीके हैं पढ़ने के। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो यूटिलाइज द सोर्सेस, फ्री पढ़ा हुआ कंटेंट पढ़िए। ठीक है, लिख सकते हो मनीषा, A4 पेपर में लिख सकते हो, बट कहां तक स्टेपल करोगे, उसके फटने का डर होता है, इसलिए इज बेटर टू यूज द स्पाइरल कॉपीज। ठीक है, मिल जाएगा, ऑफिसर बैग मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक बात लोग? टोटल कॉपीज फॉर हिस्ट्री जोड़ लीजिए ना, एक एंशिएंट हो गया, एक मेडिवल हो गया, एक मॉडर्न हो गया, एक आर्ट एंड कल्चर हो गया, एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया।
5 तो बनाइए कम से कम, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? सिलेबस कब स्टार्ट होगा? वो सिलेबस जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 जून के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पढ़ा है मेरे से? कितने लोग हैं जिन्होंने मुझसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है यूट्यूब पर? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है मुझसे यूट्यूब पर? कितने लोग ऐसे हैं? अब ये अलग हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज विद कॉलेज, ये सब अलग चीजें होंगी। आज का टॉपिक पे हम स्टिक रहते हैं। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक्स। चलिए, कितने पेजेस की कॉपी? कोशिश करिए कि बड़े, कोई मोटी कॉपी हो, मतलब हो उसमें कम से कम नहीं तो 500-600 पन्ने हो, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो अभी भी टाइम है, मेरी क्लास शुरू होने से पहले जाइए 2x पे लगा के सुन लीजिए, नोट्स मत बनाइएगा, तो सुन लीजिए, ऐसे देखिए और निहारते रहिए मुझे। कितने हैंडसम लग रहे हैं सर, कितने हैंडसम लग रहे हैं, निहार लीजिए बस मुझे। मेरी क्लास से पहले इसको देख डाला तो लाइव जिंगल आला, ठीक है। क्लियर है ये बात? सर मेरे कमेंट आप भूल जा रहे हो? नहीं, किसी कमेंट नहीं भूल रहे हैं, आप लोगों को सब यहाँ पर ध्यान है, आप लोग सब मेरे सामने हो, है ना। तो अब तो ये दौर शुरू हुआ है भाई, है ना। अब तो चलेगा लंबा, मजा आएगा। जर्नी को तुम भी इंजॉय करना, हम भी इंजॉय करेंगे। तुम कॉलेज के साथ करोगे, हम बिना कॉलेज के करेंगे है ना। चलिए, क्लियर है भाई? यहां तक बना सकते हैं आप, डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हम बाद में करेंगे। यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ईस्ट इंडिया, ईआईसी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कंपनी आई थी, ये वो है ईआईसी। ठीक है, अर्ज किया है, अर्ज किया है। अरे 500-600 मत लेना भाई, 300 ले लो भाई, इतना घबराओ नहीं। यस, स्पेक्ट्रम इज अ बुक, स्पेक्ट्रम इज द नेम ऑफ अ बुक, मॉडर्न हिस्ट्री। यस पूजा, चालकुलित क्या है आर्या? हम इसको बाद में समझेंगे। चालकुलित एक फेज है, हिस्ट्री का एक फेज है जिसमें कॉपर की नॉलेज हमको हो गई थी, कॉपर। इसलिए चालको का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो अर्ज किया है आप सभी लोगों के लिए, एडीबीसी समझा देंगे, डोंट वरी, समझा देंगे। अर्ज किया है, चिंता मत करो यार, एंजॉय करो, इतना टेंशन काहे लेते हो यार, हम है ना। अर्ज किया है कि मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, आईपीएस की वर्दी। मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, प्याले के साथ शाम के इंतजार में बैठा साकी है। आप तो यूं ही डर गए मेरे पंखों की फड़फड़ाहट से, आगे देखिए मेरी पूरी उड़ान बाकी है, मेरी पूरी उड़ान बाकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने आज के इस सेशन को एंड करते हैं। बहुत सारी बातें थी, इस पीपीटी को आप लोग देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा वापस से, और हम लोग फिर जब अगले क्लास में मिलेंगे तो और डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। होपफुली आपको क्लास बहुत ही यूजफुल लगी होगी, एक बहुत ही इंसाइटफुल क्लास होगी जो आपको हेल्प करेगी जब क्लास शुरू होंगी तब, ठीक है। तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वो सब आपके सामने मैंने रखे हैं, कोशिश करी है। और जो बच गए हैं, एडीबीसी, व्हाट इज चालकोलिथिक एंड ऑल दीस थिंग्स, सब हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब वहां पर इन्हें सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विद ऑल दिस हम लोग अपने आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। सुबह मिलते हैं आप लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पर मैं द हिंदू एनालिसिस करता हूं। द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ना है, द हिंदू न्यूज़पेपर को आप लोग सुन सकते हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अभी। यू ओनली हैव टू लिसन टू द क्लास। ये मैं क्लास वाईटी पर लेता हूं, यूट्यूब पर। सुबह 7:30 के अराउंड ये क्लास जो है वो स्टार्ट होती है मेरी, 7:30 AM पे। तो आके सिर्फ अखबार सुनिए, अखबार क्या चल रहा है वो करिए। क्यों? इससे क्या होगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरी बात, अवेयरनेस, अवेयरनेस। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस। जब जानोगे क्या चल रहा है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ये क्लास आप करके देखिए 8-10 दिन, मजा आने लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से आपके दिमाग के धागे खुलेंगे, आइडिएशन डेवलप होंगे, आइडियाज आना स्टार्ट होंगे, आइडिएशन शुरू हो जाए।
और यहां से पूरा पूरा जो आपको वो मिलता है कंटेंट, पूरा मेंस ओरिएंटेड कंटेंट यहां से मिल जाता है। मेंस एग्जाम में क्या लिखना है यहां से आपको सीधे मिलेगा। प्रद्युमन आपकी क्लास में है, प्रद्युमन आपके बैच में आ गया है इस बार, तो वो बैच में प्रद्युमन आप देखोगे तो प्रद्युमन इज डूइंग इट। मैं प्रद्युमन को हमेशा देखता हूं कि वो प्रद्युमन पाल नाम है, आपके बैच का स्टूडेंट है एंड इज फॉलोइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर्स में। पिछले 1.5 साल से वो मेरे साथ करंट अफेयर्स देख रहा है, मैं देख रहा हूं। तो अगर प्रद्युमन सोचो कब से कर रहा है, तो आप लोग इस चीज को सोचिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं एंड ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, है ना। मैं उससे कई बार आइडियाज सुनता हूं। तो आप लोग भी क्लासेस को देखिए, अपने आइडिएशन को डेवलप करिए। सुबह 7:30 पे क्लास होती है, लगभग 1.15 आवर्स की क्लास होती है, अप्रोक्सीमेटली सवा घंटे के आसपास क्लास होती है, ठीक है। यस मयंक, क्या डाउट है बताइए जरा। कोई बात नहीं, यूवी गोयल आ जाएगा। बुक्स को ऑर्डर किए 1 महीने हो गए, मैं इस बात को रेस कर दूंगा कि बच्चे क्लास में कह रहे थे कि हमने बुक्स को ऑर्डर किए, काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने जो है नहीं किया, बुक्स मिली है। मैं इसको रेस कर दूंगा एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू विल गेट योर बुक्स, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को जो है कहीं भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को नोट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को नोट्स 2028 से बनाने पड़ेंगे, बस। अभी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ अखबार सुनिए मुझसे। नहीं मिल रहा है सुबह टाइम तो आप 2x पे देखिए रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन देखिए जरूर, ये मैं आप लोगों से बोलूं, बहुत फायदा होगा। यू विल हेल्प मी, यू विल से टू मी कि हाँ सर काफी फायदा होगा, ठीक है। यस भाई, चलिए, तो आर यू गाइज रेडी फॉर द सीन? ठीक है भाई। क्या एनएसपी नहीं पता तुम लोगों को? अरे यार, चैनल कौन सा है? पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल, इससे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज इससे सर्च कर लेना यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल। आप मुझे सर्च कर लेगा, आपको अच्छे से काम हो जाएगा। दिस इज द चैनल। यहां पर मॉर्निंग 7:30 पे हम लोग मंडे टू सैटरडे मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे मिलते हैं, ठीक है। चलिए सर, रीडिंग एनसीईआरटी वाला इज प्रोडक्टिव? बिल्कुल प्रोडक्टिव है, क्यों नहीं प्रोडक्टिव है, बिल्कुल प्रोडक्टिव। शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत में मत सोचो क्या प्रोडक्टिव क्या नॉन प्रोडक्टिव, एटलीस्ट स्टार्ट, ठीक है। एनएसपी होता है बेटा नैन सुख प्राप्ति। कई बार होता है ना कि हम सिर्फ जो बोल रहा था कि भाई, बट मैंने कहा आंख को खोलो, सिर्फ आंखों को नैन सुख प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए कि हाँ मजा आ रहा है, दुनिया देख रहे हैं इतनी शानदार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आंखों का इस्तेमाल भी करना है। चलिए चलिए, शुरू करते हैं भाई अपनी जर्नी को अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, है ना। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।